ओम नमो वेंकटेशाय। सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम सभी ने निर्णय लेकर के तथा आप सभी के आमोदन से एक भारतीय ज्ञान परंपरा में प्राचीन राजनीतिक तत्व क्या हैं अथवा आचार्य चाणक्यकृत जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजनीतिक तत्व क्या हैं, राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं, इत्यादि विषयों पर हम सभी चर्चा करेंगे। और ये जो चर्चा सत्र है वो केवल सारभूत चर्चा सत्र रहेगा, सारभूत चर्चा सत्र रहेगा। आगामी होलिकोत्सव के उपरांत हमारी इस कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव आदि से लेके परिसमाप्ति तक किस प्रकार से इसका उदय हुआ, उसके विषय में हमारे दिल्ली से DU विश्वविद्यालय के शोध छात्र सत्यजीत भ्राता जी बताएंगे उस विषय को, जो कि आगामी 1 महीने तक उस विषय पर चर्चाएं की जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान कहते हैं विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम। राजनीतिक यानी राज्य संबंधी, राजनीतिक विज्ञान वह शास्त्र है जो राज्य शासन, सत्ता, अधिकार, कानून, नीति तथा नागरिक राज्य संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन कराता है। विभिन्न विद्वानों ने अनेकानेक इसकी परिभाषाएं बताई हैं, क्योंकि राज्य में क्या चल रहा है, राज्य में क्या है, कितनी मात्रा में किस नीति को अपनाना है, जिससे कि राज्यस्थ प्राणियों पर प्रत्येक विभाग में उनको समस्या ना हो, और समस्या हो रही है तो समस्या का समाधान किस प्रकार हो, ये उत्तरदायित्व, ये कर्तव्य किस व्यक्ति का है। लोकतंत्र किसे कहते हैं, प्रजातंत्र किसे कहते हैं, इत्यादि इत्यादि अनेकानेक चर्चाएं कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताई गई हैं, जो कि बताया गया है कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द स्टेट। क्या है कि जो स्टेट है, राज्य है, उस राज्य का अध्ययन करने का एक शास्त्र है जिसे कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीतिक विज्ञान राज्य का अध्ययन करने के लिए, राज्य में अभी मैं पूर्व में बताया था कि जिला, जनपद, ग्राम और छोटी छोटी इकाइयों में जाएंगे तो गांव का मुखिया, सरपंच, प्रधान, विधायक हैं, इस प्रकार से वो किसके अधीन में हैं, अभी वर्तमान में देखेंगे तो इस प्रकार की वो चलती हैं। तो अरस्तु ने मनुष्य को राजनीतिक प्राणी भी कहा है। राज्य जीवन का प्राकृतिक विस्तार है। तो इस प्रकार से अनेकानेक बातों को यहाँ पर बताया गया है। और जोहन्स बोलते हैं कि इस प्रकार से बताया कि राज्य के स्वरूप, संगठन और कार्यों का अध्ययन ही राजनीतिक विज्ञान है। इस प्रकार से अनेक महानुभावों ने, अनेक बड़े बड़े विद्वानों ने अनेकानेक परिभाषाएं दी हैं। तो लेकिन हम साक्षात चलते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक विज्ञान है वो भारतीय परंपरा में राजनीतिक को क्या राजधर्म और दंड नीति के रूप में देखा गया है, जो कि कौटिल्यकृत जो अर्थशास्त्र है उसमें राज्य, दंड, अर्थ और लोक कल्याण का विज्ञान विस्तार पूर्वक बताया है। और मनुस्मृति हुई, तो मनुस्मृति क्या है, राजधर्म और दंड के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था, राजधर्म
किस प्रकार से कौन व्यक्ति बर्ताव कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए कितना दंड देना चाहिए। जहाँ तक कि बताया है कि उस जो भूमिदार व्यक्ति है उसकी भूमि का इतना अन्य राज्य में आना चाहिए, अनेकानेक चर्चाएं की हैं। तो इसका संक्षिप्त सार ये निकलता है कि राजनीति विज्ञान वह शास्त्र है जो राज्य, शासन, सत्ता, कानून और नागरिकों के पारस्परिक संबंधों को क्या करती है, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन करती है। उसको राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। तो हमारा आज का जो विषय है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा में राजनीतिक विज्ञान अत्यंत विकसित, संगठित एवं व्यवहारिक रूप में क्या है, उपलब्ध है ये। और इसका प्राचीनतम सर्वोच्च ग्रंथ, देखिए महाभारत में भी राजनीति हुई और रामायण में भी राजनीति हुई, मनुस्मृति में भी राजनीति बताई, लेकिन जो राजनीति के विषय में जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो कि एक सत्ता को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, इस प्रकार की चर्चाओं को जहाँ समावेशित किया गया है, वो है कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, जिन्हें चाणक्य तथा विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये ग्रंथ केवल अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य व्यवस्था, कूटनीति, सुरक्षा, न्याय, प्रशासन, गुप्तचर और लोक कल्याण का व्यापक ये शास्त्र है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन की पृष्ठभूमि क्या है। क्या अर्थशास्त्र ही एक सबसे बड़ा राजनीतिक शास्त्र है या उससे भी प्राक हुए हैं? तो भारतीय राजनीतिक विचार के जुड़े निम्न ग्रंथों में से कुछ मिलते हैं। जैसे वेद में विशेषतः ऋग्वेद में सभा समिति व्यवस्था बताई गई है, महाभारत में शांति पर्व में राजधर्म बताया गया है, मनुस्मृति में राजधर्म अध्याय है, रामायण में आदर्श राम राज्य कच्चित सर्ग, शुक्र नीति, कामंदक नीति, विदुर नीति, इस प्रकार से इन सब का परिपूर्ण और व्यवहारिक रूप से कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। तो कौटिल्य का ऐतिहासिक संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो कौटिल्य चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और मौर्य साम्राज्य की क्या की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। उनका राजनीतिक मॉडल व्यवहारिक, यथार्थवादी और राष्ट्र केंद्रित था। अर्थशास्त्र की संरचना किस प्रकार है, ये ग्रंथ जो है इसकी संरचना को यदि हम देखते हैं तो अर्थशास्त्र में लगभग 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय हैं, 180 प्रकरण हैं और लगभग 6000 के प्रायः समथिंग श्लोक हैं। ये विश्व के प्राचीनतम व्यवस्थित राजनीतिक ग्रंथों में से एक है। अब राजनीतिक ग्रंथ सबसे बड़ा कौटिल्य अर्थशास्त्र है, तो इसमें क्या क्या अंतर्भूत बताया है ये संक्षिप्त में इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। विस्तार पूर्वक तो आपको होलिकोत्सव के उपरांत व्यवस्थित रूप से कक्षाएं कराई जाएंगी, जो कि इसी YouTube चैनल पर, संस्कृत जगत इसी YouTube चैनल पर वो विस्तार पूर्वक रहेंगी। राज्य की परिभाषा, सप्तांग सिद्धांत क्या है कि राज्य की परिभाषा क्या है, और जब तक राज्य में 7 अंग हैं, सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के अनुसार राज्य 7 अंगों से मिलकर बनता है। यदि इन 7 अंगों में क्या है कि हमारा जो शरीर का ढांचा है, इस शरीर के ढांचे में यदि हमारा कोई अंग विकार हो जाता है तो पूरा शरीर तो रहता है, लेकिन उस अंग का विकार, उस अंग को विकार युक्त कहा जाता है। उसी प्रकार यदि राज्य में ये 7 अंग नहीं होते हैं तब तक वो क्या है, राज्य के कहने लायक नहीं है। जिसमें कि 7 अंग कौन कौन से हैं? स्वामी,
अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। स्वामी यानी राजा, उस पूरे क्षेत्र को संभालने वाला एक अधिपति। अमात्य कहते हैं मंत्री को, जो कि राजा के नीचे रहता है। जनपद यानी प्रदेश, किसी भी विशिष्ट भाग को जनपद, उनमें कुछ ग्राम रहते हैं, इतने ग्राम रहेंगे तो उसको वो कहेंगे, वो सब अंतर्गत विषय रहेंगे। दुर्ग यानी किला, जहाँ पर सुरक्षा की जाती है राजा की। कोश, अर्थव्यवस्था होती है, धन कोश, वित्त कोश। दंड, जो कि सेना। और मित्र कहते हैं सहयोगी राज्य को, जैसे भारतवर्ष के सहयोगी राज्य भूटान, नेपाल आते हैं। उस प्रकार से यदि 7 अंग, राज्य के 7 अंग नहीं होते हैं, यदि इनमें से एक अंग भी नहीं रहता है तो राज्य सुरक्षित नहीं रहता है। क्योंकि अभी हम देखेंगे कि राजा कैसा होना चाहिए, अमात्य कैसा होना चाहिए, इस प्रकार की वो भी चर्चा हम करेंगे। तो यदि ये 7 सुदृढ़ हों, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, संकल्पित हों, संकल्पवान हों, तो वो राज्य एक सुस्थिर होकर के, सुदृढ़ होकर के अपनी परम गति को, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और राज्य में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। राजधर्म और राजा का चरित्र, सबसे पहले राजा को क्या करना चाहिए, राजा को राजधर्म पता होना चाहिए और राजा का चरित्र किस प्रकार होना चाहिए। तो कौटिल्य के अनुसार राजा के प्रमुख तत्व बताए हैं कि वो धर्मपारायण हो। जब तक वो धर्मपरायण नहीं होगा तब तक वो धर्म पर नहीं चलेगा। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो पुरुषार्थ चतुष्टय बताए हैं, तो सबसे पहले उनमें है धर्म। धर्म का यदि मर्म नहीं जानेगा तो वो क्या सुखी रखेगा जनता को, अथवा जो दंडित करने हैं उनको वो दंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, किसानों को अथवा अन्य वर्गों को जो प्रताड़ित कर रहे हैं वो सही उचित कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसका उसको उचित अनुचित ज्ञान नहीं होगा तो भी समस्या है। इसलिए वो धर्मपरायण हो। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, यानी सत्य का अनुचर हो, विद्वान हो। ऐसा नहीं कि वो हरेक शास्त्र में निपुण हो, लेकिन उसको अपनी नीतियों का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। क्या दंड नीति है, क्या राजनीति है, अर्थनीति है, शैक्षिकता की नीति है, नीतियों का हमको ज्ञान होना चाहिए। और आत्मसंयमी हो। यदि आत्मसंयमी राजा नहीं होगा और उसको बोल दिया जाए कि इसने ये गलत कार्य कर दिया है, तो उसको उस व्यक्ति के ऊपर विचार करना चाहिए कि इसने ये गलत कार्य किया है तो क्या ये आगामी काल में भी गलत कार्य करेगा। यदि करेगा तो इसको क्या दंड दिया जाए, अथवा प्रथम बार में त्याग दिया जाए तो क्या ये मान जाएगा। इस प्रकार का उसको विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। आत्मसंयम यदि ज़्यादा क्रोधित होगा तो जनता के लिए हानिकारक है, और ज़्यादा ही छूट देने वाला हो तो भी जनता के लिए हानिकारक है। इसलिए संयमी हो, उचिता अनुचित का भेद, सुख दुख का भेद, लाभ हानि का भेद, जय पराजय का भेद जानने वाला वो राजा होना चाहिए। प्रजा हितकारी हो, ये नहीं कि अपने ही परिषदों को, अपने ही परिवार को वो हित में रखने वाला हो, अथवा अपने सगे संबंधियों को रखने वाला हो, ऐसा नहीं। उसके लिए उसको प्रजा हितकारी होना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि प्रजा सुखे सुखम राज्यः। यदि प्रजा सुखी है तो राजा सुखी है और वो राज्य भी सुखी है। एक घर होता है,
घर में जो छोटे छोटे बच्चे रह रहे होते हैं वो यदि सुखी हैं तो माँ बाप सुखी रहते हैं। यदि छोटे छोटे बच्चे कुछ गलत कार्य करके आ जाते हैं, किसी को पीट के आ गए, किसी की चोरी करके आ गए, किसी को गलत बोल के आ गए, तो जब उनकी शिकायत पहुंचती है उनके माँ बाप के पास में, तो वो क्या होता है, हानिकारक रहता है, दुखी हो जाते हैं। तो उसीलिए प्रजा सुखे सुखम राज्य, हाँ, प्रजा के सुख में ही राजा सुखी है, राज्य सुखी है। राजा का सुख प्रजा के सुख में है। राजा को खुश रहना है तो प्रजा को खुश रखना चाहिए। यदि माता पिता को खुश रहना है तो अपने बच्चों को उचित मार्ग पर चलाना चाहिए। यदि शिक्षक को खुश रहना है तो छात्रों के अनुसार, यानी ये नहीं कि छात्र बोल रहे हैं कि हमें अभ्यास मत कराइए, अभ्यास कराइए और आप न कराएं, उनको यथार्थ को ज्ञान करके उनके प्रति कदम उठाना चाहिए। फिर प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था जो आती है वो मंत्री परिषद के हाथ में आती हैं। इसमें योग्य, शिक्षित और निष्ठावान मंत्री नियुक्त किए जाते थे। शिक्षित हों, योग्य हों और निष्ठावान हों। ये फॉर्मेलिटी पूरी करने वाले व्यक्ति नहीं, उसमें निष्ठावान, तवतो निष्ठा, कुछ कार्य करने वाले होने चाहिए, देखने वाले होने चाहिए, किस प्रकार से करें इसकी योजना बनाने वाले होने चाहिए। तो विभागीय व्यवस्था में अर्थशास्त्र में विभिन्न विभागों का वर्णन आता है। कृषि विभाग, खनन विभाग, व्यापार विभाग, सीमा विभाग, शुल्क विभाग, सीमा शुल्क लगता है, नगर प्रशासन, वन विभाग, अनेक अन्य विभाग इत्यादि इसमें आते हैं। प्रत्येक अधिकारी पर कठोर निगरानी रहती थी। कोई भी अधिकारी एक दाना भी इधर से उधर नहीं कर पाता था। और आज भी भारत सरकार के पास बहुत सारे विभाग हैं। क्या आज की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक विज्ञान उस प्राचीन विज्ञान की तरह है? मैं बोलूँगा 0% है, नहीं है। गांव में राशन बांटते हैं, तो गांव में राशन बांटने से पहले वो राशन आधा सा चला जाता है, दूर बेच देते हैं। जनता गांव की बेचारी खेतों में काम करने वाली, उनको नहीं पता चलता है और राशन को पहले बेच देते हैं। तो इस प्रकार के जो दुष्ट कर्मचारी हैं भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत अभी भी हैं, बहुत हैं। कोई भी ऐसा विभाग नहीं जहाँ पर सच्चे कर्मचारी हों, क्योंकि वो परंपरा चली आई है। तो प्रत्येक अधिकारी पर कठोर निगरानी रखी जाती थी। यदि वो अधिकारी गलत कार्य कर देता है तो उसको कठोर दंड भी दिया जाता था। आर्थिक नीति, कौटिल्य का मॉडल क्या है कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। अर्थव्यवस्था वहाँ की बहुत अच्छी थी। जैसे अर्थव्यवस्था कैसे वहाँ पर थी, भूमि कर लगा देना, व्यापार कर लगा देना, खनिज नियंत्रण करना, राजकीय उद्योग और आपदा प्रबंधन कोष, अनेक कर थे वहाँ पर। तो इन प्रत्येक विभाग में कर लगा रखा था। जैसे यदि भारत सरकार एक ये कर लगा दे कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, यदि वो अपने कार्यालय में लेट पहुंचता है, फिंगरप्रिंट अथवा माउथ स्कैनिंग करने के बाद पहुंचता है, टाइम के बाद पहुंचता है, तो उसका उस दिन का, एक दिन का जो पेमेंट है वो कट जाएगा। यदि ऐसा नियम लगा देती है भारत सरकार तो भारत सरकार को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन सरकार को भी तो उस पैसे का उपयोग करना आना चाहिए। सरकार तो खुद प्राइवेटाइजेशन कर रही है, प्राइवेट कर रही है, निजीकरण कर रही है सब जगह। इसलिए भारत सरकार पैसा कहीं से भी ले सकती है, लेकिन उसका पैसे का सदुपयोग करना आना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन करके उसकी एक एक राजनीति, कूटनीति, सब व्यवस्थाओं को अध्ययन करके समझना चाहिए।
राज्य का उद्देश्य केवल धन संग्रह नहीं बल्कि लोक कल्याण था। उस समय में धन संग्रह तो करते ही थे इन करों के माध्यम से, लेकिन लोक कल्याण किस प्रकार से हो रहा है, किसको दे रहे हैं वो इस प्रकार की विचारधारा रहती थी उनकी। गुप्तचर व्यवस्था, अभी भारत में गुप्तचर हैं जो कि विदेशों में रहते हैं, विदेशों के गुप्तचर भी भारत में रहते हैं, लेकिन क्या वो भारत के प्रति कटिबद्ध होकर के कार्य कर रहे हैं? भारत के अंदर ही देखते हैं तो वो बहुत ही दुष्ट रहते हैं। तो हमें यदि भारत विदेशी गुप्तचर रखने हैं अथवा भारत की सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए जो देश विदेशों में गुप्तचर रखे जाते हैं वो रखने, तो अवश्य भारत सरकार को एक बार कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार ही अनुसरण करना पड़ेगा। यदि उसका अनुसरण करते हैं तो अवश्य इनको एक ज्ञान निधि का प्राप्त, ज्ञान निधि के गोता सागर में गोता लगाने का सुअवसर प्राप्त होगा, जिसमें कि गुप्तचर कैसे होते थे? प्राचीन समय में साधु वेशधारी हुआ करते थे, साधु का वेश धारण करके आते थे और उस जहाँ पर भी उनको जाना है उस विभाग में जाते थे साधु का वेश धारण करके और देखते थे कि क्या ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, गलत चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस प्रकार से वो देखते थे। व्यापारी वेशधारी, अब मान लीजिए कि एक दुकान है, अब वहाँ पर गुप्तचर आया है, लेकिन कैसे आया है? व्यापारी बन के आया है। तो क्या वो दुकानदार उचित मूल्य में उसको सामान दे रहा है, अनुचित मूल्य में दे रहा है? वो व्यापारी वेशधारी जब बन के आते थे तो उनको पता चल जाता था। यदि मार्केट में, बाज़ार में सब्जी या अनाज 28 रुपये किलो है सरकार की तरफ से, तो बाहर उसको 28 की जगह 38 में दिया जा रहा है, 10 रुपये एक्स्ट्रा कर दिया दुकानदारों ने, तो उसको कैसे पता चलेगा? तो सिविल ड्रेस में आती हैं सरकार, उनके गुप्तचर आते हैं, चेक करते हैं अचानक से, उस प्रकार से पता चलता है। जैसे कि हमने देखा होगा कहीं पुलिस चल जाती है, आती है, तो पुलिस की ड्रेस न पहन करके वो सादा शर्ट टी शर्ट पहन के आ जाती है। जब उनको वो मामला जो है हुआ, वहाँ पर गुंडागर्दी जो भी हुआ, उनको समस्या, उसको कैच कर लेते हैं। जब वो अपने रूल एंड रेगुलेशन में आकर के बोलते हैं हमारा आईडी कार्ड है, हम पुलिस वाले हैं, हमने तो पकड़ने के लिए कैसा प्रारूप लगाया था। विद्यार्थी वेशधारी, शैक्षिक संस्थानों में क्या गतिविधियां हैं, विद्यार्थी का वेश धारण करके जाते थे। स्त्री गुप्तचर, स्त्री का रूप धारण अथवा स्त्री बन करके गुप्तचर होती थी। तो कौटिल्य चाणक्य का जो मस्तिष्क था वो कूटनीति वास्तव में उनके मस्तिष्क में कूट के भरी हुई थी। यदि उस कूटनीति को भारत सरकार आधा भी अपना ले तो वास्तव में विदेशों से ये कर न लिया जाए, और जब विदेशों से कर लिया जाता है तो भारत की प्रत्येक वस्तु पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है, जीएसटी सीएसटी बढ़ा दी जाती है। उस जीएसटी सीएसटी को भरने वाले कौन होते हैं? किसान होते हैं। यदि हम एक सुई भी लेते हैं तो उस एक सुई पर भी जीएसटी सीएसटी लगी रहती है, जबकि ये देश कृषि प्रधान देश रहा है। तो कृषि प्रधान देश को जो कृषक करते हैं, लेकिन सरकार जब नहीं सोचती है, जब एक समय में, एक मौसम में किसान खेती कर रहा होता है, अतिवृष्टि होने के कारण, अनावृष्टि होने के कारण, सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल नष्ट हो जाती है, जब सरकार किसान के लिए मुनाफा नहीं देती है, भत्ता नहीं देती है। यदि जीएसटी सीएसटी सरकार कर बढ़ाएगी तो किसानों को तो नुकसान है, लेकिन किसान भी नाना प्रकार की उपयोग करते हैं दवाइयों का खेती को बढ़ाने के। आज इतना फूल है, कल इतना हो जाता है एक इंजेक्शन लगाने से, लेकिन उसको अंततोगत्वा कौन खा रहे हैं? सब्जी मंडियों में जा रहे हैं, हम लोग ही खा रहे हैं। तो उससे नुकसान किसको है? हमें ही है।
तो इसलिए किसानों के लिए सरकार को स्पेशल कुछ अलग प्रकार की योजना बनानी चाहिए, अथवा जो इस प्रकार के फास्फोरस अथवा कीटनाशक जो यंत्र बना करके जिसकी अवधि है फूल की 10 दिन में उगना, उसको 2 दिन में उगा देते हैं, ऐसे वो लेकर के आ रहे हैं यंत्र, दवाइयाँ, औषधियाँ, उनको रोकना होगा। क्योंकि किसान को तो अपने लिए लाभ चाहिए। यदि लाभ के लिए वो कीटनाशक दवाई को डालता है खेत में, तो उससे जो कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो कि फसल के उपयोगी होते हैं, अनुकूल होते हैं, वो दवाई से मरने के कारण प्रतिकूल हो जाते हैं, अनाज के प्रतिकूल हो जाते हैं। जो एक अनाज में रस आना चाहिए वो भूमि से नहीं पनपता है, और जो नहीं पनपता है तो अनपनपे हुए अन्न को हम खाते हैं, तो हमको वो रस नहीं देता है, हमको ऊर्जा नहीं देता है, बस पेट मात्र भरता है। इसीलिए इसमें किसान दोषी नहीं है, इसमें सरकार दोषी है। क्योंकि जब तक किसानों के अनुकूल, मान लीजिए किसान ने खेती की लागत लगी उसमें 20,000, लेकिन उसको पूरी लागत को सरकार कितने में नाप रही है, 5,000 में, तो 15,000 का तो नुकसान हो गया उसको, किसान को। इसलिए सभी पर विचार करके उसको अंततोगत्वा ये विचारशील करना चाहिए। कूटनीति षाड्गुण्य नीति है। षाड्गुण्य नीति क्या है? इसमें क्या है, ऐसे विदेश नीति के 6 उपाय होते हैं। संधि करना यानी संबंध करना, सम्यक धीयते, तो जोड़ना उसको कहते हैं। संधि करना, विग्रह यानी युद्ध करना, आसन यानी तटस्थ रहना, कभी भी ऑन द स्पॉट, यान यानी आक्रमण हेतु तैयारी करना, प्रस्थान तुरंत प्रस्थान करना, और संश्रय कहते हैं सहयोग लेना, संश्रय यानी सहयोग लेना, और द्वेदी भाव कहते हैं दोहरी नीति। तो देखिए कूटनीतियों में से षाड्गुण्य नीति जो कि 6 हैं, विदेश नीति, संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वेदी भाव, ये 6 नीतियों को अपनाना ही षाड्गुण्य होता है। 6 गुण हैं ये विदेश नीति के। संधि करना, यदि पता है भारत को किसी अन्य देश के साथ में मैत्रीता भाव रखने से उसको सब्जी, अनाज, पेट्रोल जहाँ 20 रुपये में, जहाँ 100 रुपये में मिल रहा था वो उसको 80 रुपये में मिल जाता है, तो उसको वहाँ पर मैत्रीता कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मित्रता तो कर ली लेकिन उसका परिणाम भी खतरनाक वो देश आपको दिलवा दे, ऐसा भी नहीं करना है मैत्री। युद्ध, आपके देश के साथ में, आपके देश में, आपकी प्रजा के साथ में यदि खिलवाड़ होती तो तुरंत ऑन द स्पॉट युद्ध कर देना। आसन, योग में कहते हैं स्थिर सुगम आसनम, यहाँ पर ही बताया तटस्थ रहना, ऑन द स्पॉट, कब ऑर्डर आ जाए, कब गोली मारनी चलो। यान, आक्रमण हेतु तैयारी, आक्रमण हो और उस समय बोले कि मेरी बंदूक किधर है, मेरी जूते किधर हैं, ऐसा नहीं, ऑन द स्पॉट। जो कि भारत की अभी जो आर्मी है, भारत की जो फौज है, वो इस मामले में बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अत्यंत दुख है कि आर्मी संबंधित हमला भारतवर्ष में इस काल में बहुत हुए हैं। ये भी विषय एक विचारणीय विषय है। और जो भी शहीद होता है, जो भी वीर शहीद होता है, उसके लिए कुछ भारत सरकार को करना चाहिए। ये नहीं कि जिस दिन शहीद हुआ उस दिन सलामी ठोकी और उसको भूल गए। जैसे ब्लैक डे मनाते हैं, काला दिवस, तो इस प्रकार की विचारधारा रखनी चाहिए। संश्रय, सहयोग लेना, सहयोग अवश्य। और द्वेदी भाव, दोहरी नीति। दोहरी नीति यानी एक राज्य है, एक राज्य दूसरे राज्य के मुखिया से कुछ बोलता है, दूसरे राज्य के मुखिया से कुछ बोलता है,
और वो दोहरा हो जाता है, इधर की बात इधर, इधर की बात इधर, इसका शत्रु इसको बना देता है, इसका शत्रु इसको बना देता है और दोनों को आपस में लड़ा देता है और वो दोनों में से मजे ले लेता है। दोहरी नीति। तो ये आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत से भी इसमें अत्यंत उन्नत माना जाता है। तो इस प्रकार से अनेक वो रखी हैं चर्चाएं। मंडल सिद्धांत है। मंडल सिद्धांत में क्या है, कौटिल्य का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है कि पड़ोसी राज्य शत्रु होता है और शत्रु का पड़ोसी मित्र होता है। ये क्या है, मंडल सिद्धांत। एक घर है, घर का पड़ोसी शत्रु होगा लेकिन उस शत्रु के साइड वाला घर मित्र होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य चाणक्य कह रहे हैं। तो इस सिद्धांत से सामरिक संतुलन बनाया जा सकता है। दंड नीति में क्या, कानून व्यवस्था के लिए कठोर दंड, आर्थिक दंड, कारावास, मृत्युदंड इत्यादि दिए जाते थे, परंतु दंड न्यायपूर्ण और प्रमाण आधारित होना चाहिए। जब तक न्यायपूर्ण और प्रमाण आधारित दंड नहीं होगा तब तक वो क्या है, यदि राजा, इसलिए बोले राजा को क्या होना चाहिए, उचिता अनुचित का विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। फिर न्याय व्यवस्था, न्यायालयों में साक्ष्य, गवाह, शपथ, दस्तावेज पर आधारित निर्णय होते थे। अभी देखेंगे तो एक बार क्या हुआ था, ये कहानी मुझे याद नहीं आ रही है। एक कहानी थी, तो कहने का तात्पर्य भी याद नहीं आ रही है। कहने का तात्पर्य था उसका कि भारतीय जो कानून व्यवस्था है, जहाँ जज बैठते हैं, निर्णय बैठते हैं, निर्णय करने के लिए जो निर्णायक बैठते हैं, उन जजों को निर्णय तुरंत, यानी गलती को तुरंत निकाल के उनको उद्घोषणा करनी चाहिए कि ये गलत है, ये सही है। वो प्रतीक्षा करते हैं कि सरकार बताएगी कौन है। वो अपना स्वयं निर्णय नहीं लेते हैं, वो दुष्ट कहीं के दूसरों पर आश्रित रहते हैं कि सरकार कोई सी भी हो, मैं उस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। कि सरकार बोलेगी नहीं ये दोषी है तो उसी को वो दोषी ठहरा देंगे किसी भी प्रकार से। यदि दोषी कोई दूसरा ठहरा दिया, फिर सरकार ने बोले नहीं वो नहीं है ये है, तो फंस जाएंगे। इसलिए उस सरकार की प्रतीक्षा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुरंत न्याय देना चाहिए। एक बार एक भैंस थी, एक चूहा था, एक बिल्ली थी। उन तीनों की किसी से लड़ाई हो गई। चूहे की बिल्ली से हो गई होगी, भैंस की भैंस से हो गई होगी, है ना। इस प्रकार से लड़ाई हुई। जब वो न्याय व्यवस्था में गए निर्णय लेने के लिए, तब वो 1 महीना तक चक्कर काटते रहे न्याय के लिए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला था। अंत में गधा मिलता है उनसे और गधा बोलता है कि भाई हमारे राज्य की जो निर्णय प्रणाली है वो बहुत ख़राब है, इसलिए मैं सीधा साधा जानवर के नाम पे पहचाना जाता हूँ। मेरे पर कुमार वजन रखता है, चला जाता हूँ, लेके आ जाता हूँ, मैं ज़्यादा किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि भारत की जो न्याय प्रणाली वो बहुत बेकार है। एक गधा उन तीनों को बोल रहा होता है। इसलिए मित्रों, आप तीनों के तीनों न्याय के लिए मत न भाग करके आप अपने आप में राजीनामा कर लो, ऐसी लड़ाई मत करो, ऐसी शिक्षा दे रहा था। तो जानवर है लेकिन गधा है, सीधा साधा है, अच्छा है। वो बता रहा है कि भारत की जो प्रणाली है, न्याय प्रणाली, वो उचित दंड जल्दी नहीं देती है।
भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर दंड निर्धारित करना उस समय था, अभी खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बोलते हैं तम्बाकू खाने से कैंसर होता है, ये लिख देते हैं। शराब पीने से लीवर खराब होता है, लेकिन सरकार ने तो खुद उनके बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी दुकानें लगा रखी हैं। तो इन लोगों को स्वयं शर्म करनी चाहिए कि हम पैकेट पे लिख रहे हैं तंबाकू खाने से कैंसर होता है, और उसको ही प्रचार करके और उसी राज्य में उसका बड़ा प्रचार हो रहा है, बड़े खरीद रहे हैं लोग, चाव से खा रहे हैं। अरे जब आपको पता है कि इसको खाने से कैंसर हो रहा है तो आप क्यों बना रहे हो? सबसे बड़ा तो पापी खुद हो जो उस पर लिख भी रहे हो और जनता के लिए बना के दे भी रहे हो। इसलिए ये जो सरकार है, कोई भी सरकार हो, क्योंकि ना तो ये तम्बाकू और ये मदिरा इत्यादि बीजेपी की सरकार में बंद हो रहे हैं, ना ही कांग्रेस की में होंगे, और ना ही अन्य सापा बसपा कौन कौन सी हैं उनमें होंगे। क्योंकि जो ऐसे मुद्दों को उठाएगी सरकार, वैसे उसकी जो सरकार है ना परमानेंट चली जाएगी, सदैव के लिए। आवागमन का जो है ना, जैसे हम मोक्ष की कामना करते हैं इस भवसागर से मुक्त होने के लिए, तो वो भी सरकार यदि इन पर कदम उठा देगी तो ये परमानेंट चली जाएगी सरकार, फिर नहीं आएगी कभी भी। इसलिए कोई कदम नहीं उठाता ऐसे विषयों पर। युद्ध नीति, युद्ध के प्रकार हुआ करते थे। प्रत्यक्ष युद्ध, प्रत्यक्ष युद्ध यानी आओ, आप उधर से आओ, हम इधर से आएंगे, लड़ेंगे सामने, ये प्रत्यक्ष युद्ध हुआ करते थे। गुप्त युद्ध, गुप्त युद्ध यानी अफजल खां बन करके, गलत वेश धारण करके, अथवा सोए हुए राजा प्रजा इत्यादि को मारना, रात्रि में छल करके, है ना, आना। मानसिक युद्ध, मानसिक पीड़ा देना, मानसिक युद्ध था। व्यक्ति इससे ही टेंशन में आ जाता था। भारत पाकिस्तान को एक धमकी दे देता है कि हम ये कर देंगे, तो भारत पाकिस्तान पे कुछ नहीं बोलता है कुछ दिनों के लिए, फिर वही धमकी देगा, वो नहीं रुकता है। पता है कि भारत धमकी देता है, करता कुछ नहीं। आर्थिक युद्ध, उधार देते जाएंगे, राज्य को उधार देते जाएंगे, ब्याज चलती जाएगी, बाद में उससे मांगेंगे ब्याज सहित, ब्याज नहीं दे पाएगा तो उसका न जाने क्या क्या उसको बदले में देना पड़ता है। तो कौटिल्य मनोविज्ञान युद्ध के भी समर्थक थे। लेकिन अभी का राजनीतिक विज्ञान क्या है और कौटिल्यकृत राजनीतिक विज्ञान में, अर्थशास्त्र में क्या संबंध है? यदि हमारे भारत के जो भी सरकार हैं, उस सरकार थोड़ा सा भी इस शास्त्र का अध्ययन करके अपने अधिकारियों को चला ले, तो वास्तव में भारतवर्ष विश्वगुरु बनने के कगार पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अन्य पर ध्यान देना है। लोक कल्याण सिद्धांत एक है, यानी लोगों का कल्याण हो, लोक का कल्याण हो। किस दृष्टि में लोक का कल्याण हो पाएगा? राजा का मुख्य उद्देश्य होता था लोक का कल्याण, क्योंकि वो राजा जो रहता था वो लोगों के माध्यम से ही आता था, उसमें अहंकार नहीं होता था। पता है कि मेरा कुछ नहीं है, सरकार इनका है, जनता का है, यदि जनता के ऊपर ही मैं अपना बल दिखाऊंगा तो नेक्स्ट 5 साल में छुमंतर। उस प्रकार के भावों को जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताए गए हैं, राजा के सिद्धांत बताए गए हैं, तो ये वर्तमान में जो सरकारें चल रही हैं, जो उनके नेता लीडर बने रहे, उनको यहाँ का अध्ययन करके थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए, और सीख करके वो अपने आप में सिद्धांत अप्लाई करने चाहिए। विदेश नीति किस प्रकार की रखनी चाहिए, विदेश नीति कौटिल्य अर्थशास्त्र में किस प्रकार की बताइए, भारत में अभी कैसी है। जो गुप्तचर रहता है वो भारत का रह के विदेश में भारत का ही नुकसान पहुंचाने वाला होता है। ऐसा देशद्रोही नहीं होना चाहिए। उसके बाद में लोक कल्याण का सिद्धांत, जैसे प्रथम है अन्न सुरक्षा।
अन्नदानं महादानं अन्नपदे अन्नस्य नो देहि अन्नमिव सस्य सुस्मिन् प्रप्रदातारं तारिसौर्जं नो देहि द्विपदे संचतुष्पदे। तो अन्न सुरक्षा, अभी तो हम देख रहे हैं भारत सरकार ने भी एक अन्नपूर्णा योजना चलाई है, जहाँ पर प्रत्येक राज्य में गरीबों को, सभी लोगों को समान खाना दिया जाता है। ये अच्छी योजना है, क्योंकि विशेष करके इसको चिकित्सालयों के पास में चलाना चाहिए, अनाथ जो हैं उनके आलयों के पास में चलाना चाहिए, जिससे कि जो भोजन अन्न नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं किसी कारण बस, उन तक अन्न पहुंचाना चाहिए। इससे क्या होगा कि मान के चलो आंध्र प्रदेश का एक मुख्यमंत्री है और वो मुख्यमंत्री इस प्रकार का सिद्धांत अपने राज्य में अप्लाई करता है, तो भिखारी भी, वो कार्यहीन व्यक्ति भी, वो आलसी व्यक्ति भी, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, वो मन से ब्लेसिंग देगा, मन से ब्लेसिंग देगा उनके लिए। तो इस प्रकार के जल प्रबंधन, प्रत्येक स्थान पर क्या बनाना चाहिए, जल प्रबंधन बनाना चाहिए। जल प्रबंधन कैसे कि हमें कितना जल उपयोगी लेना है उतना ही जल हम लें, ज़्यादा जल खर्च नहीं करना चाहिए। जगह जगह पर प्रत्येक गांव में जल संरक्षण बनाने चाहिए। जल संरक्षण विधि भी बहुत अच्छी साइंस में बताई गई है। जैसे एक धरती तक कुआं खोदते हैं, 2 बॉक्स बनाते, 2 गड्ढे बनाते हैं बड़े बड़े कमरे जैसे, एक में गिट्टी भरते हैं, दूसरे में रेत भरते हैं, अथवा पहले में रेत भरते हैं, दूसरे में गिट्टी भरते हैं, तीसरे में उसका कनेक्शन रहता है बोर से, बोर का पाइप में रहता है जाली, कट छेद रहते हैं। तो देखिए कोई जैसा गंदा पानी आया, बरसात का पानी आया या नाले का पानी आया, वो पहले गिट्टी वाले उसमें जाएगा हॉल में, वहाँ से उसका मलबा जो भी है, कीचड़ गिट्टियों से ऊपर रह जाएगा, प्लास्टिक है तो ऊपर रह जाएगी, फिर उसमें से थोड़ा स्वच्छ होकर रेत वाले में जाएगा, रेत में से उसको क्या किया जाएगा, रेत में से बिल्कुल साफ होकर के जाली के माध्यम से नीचे भौम जल में चला जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक जगह में, जिससे कि गांव में कीचड़ भी नहीं होगा, इत्यादि समस्याएं भी नहीं होंगी और जल संरक्षण भी होता रहेगा। ऐसी कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार हमें बहुत सारी लेनी चाहिए। सड़कों को उस प्रकार से बनाना चाहिए कि जो गटर रहता है, नाला रहता है, उस सड़क के नीचे ही आ जाए छोटा सा, और अंतिम में जाकर वो जल संरक्षण से कनेक्ट हो जाए। सिंचाई, ज़्यादा पानी न दे करके फुब्बारा सिस्टम कुछ साल पहले चला था भारत सरकार में, जो कि कम पानी में सभी पेड़ों की जड़ों को पानी मिल जाता था। सिंचाई विभाग, नहर बनानी चाहिए, जहाँ काम हमें नदी का नहीं पड़ना वहाँ नहर बनाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था, प्रथम उद्देश्य शिक्षा रहता है। किसी भी जगह को, यदि हमें किसी भी संस्कृति को पहचानना है, किसी भी स्थल को जानना है, तो वहाँ की शिक्षा को हमें ग्रहण करना पड़ेगा। धर्म संरक्षण, तो इस प्रकार के लोक कल्याण सिद्धांत हैं: अन्न सुरक्षा, जल प्रबंधन, सड़क और सिंचाई, शिक्षा और धर्म संरक्षण। तो राज्य कल्याणकारी राज्य की क्या है, अवधारणा प्रस्तुत करता है। और आधुनिक संदर्भ में क्या महत्व है, ये कौटिल्य अर्थशास्त्र है, इसलिए हमने इसका विषय भी यही रखा था कि भारतीय ज्ञान परंपरा में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसका क्या है, महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कौटिल्य अर्थशास्त्र इन प्रेजेंट टाइम इन इंडियन पॉलिटिकल साइंस। तो ये हमें देखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या राष्ट्र की सुरक्षा हो रही है? मुझे तो नहीं लगता हो रही है, क्योंकि जिनको गुप्तचर बनाए जाते हैं वही देशद्रोही निकल जाते हैं और भारत को वही खुद न खुद कहीं ना कहीं रुपए ले लेते हैं और वही किसी भारत का नुकसान पहुंचा देते हैं। विदेश में नहीं, एक दूसरे राज्य में भी चलते हैं। आर्थिक नीति, अभी मैं कुछ देर पहले बताया था कि जो गांव में राशन मिलता है वो ट्रक बाद में गांव में लोगों को राशन के लिए आता है, आधा वो सब्जी उसमें अनाज मंडी में खाली हो जाता है और वो डीलर बेच देते हैं। तो इस प्रकार की विचार को हमें देखना चाहिए। ये नहीं है कि राजा सबसे महान है तो वो छोटी इकाई पर ध्यान न दे। अचानक से वो यदि छोटी इकाई पर ध्यान देता है तभी वो छोटी इकाई के लोग डर के रहेंगे।
यदि मुख्यमंत्री डायरेक्ट सरपंच पर हमला कर देगा ना, तो जो कलेक्टर है वो स्वयं भयभीत हो जाएगा कि यदि कलेक्टर राज्य मुख्यमंत्री है, वो एक सरपंच पर हमला कर सकता है, अचानक से गांव में जाकर के पूछताछ कर सकता है, तो मैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हूँ, वो अलर्ट रहेगा हमेशा। लेकिन आज की सरकारें घमंड में आ जाती हैं, सिक्योरिटी रख करके 6 गाड़ी आगे 6 गाड़ी पीछे चल रही होती हैं। अरे हम सरपंच से क्यों मिलने जाएं, अरे हम कलेक्टर से क्यों मिलने जाएं, कलेक्टर हमारी भवन में आएगा, मीटिंग करेगा, 2 बात बोलेगा। यदि उन छोटे लोगों को, छोटे पद के लोगों को ही आपके पास आना है, तो कभी भी उस राज्य का कल्याण नहीं होगा। इसीलिए कौटिल्य अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था रखी गई थी। हमने देखा था विद्यार्थी के रूप में गुप्तचर हुआ करते थे, स्त्रियों के रूप में गुप्तचर हुआ करते थे, साधुओं के रूप में गुप्तचर हुआ करते थे। तो ऐसे गुप्तचर बन के रहना पड़ेगा यदि राज्य को सुधारना है। तो यहाँ पर तो गुप्तचर न बना करके स्वयं मुख्यमंत्री को डायरेक्ट हमला करना चाहिए, कलेक्टर के पास में बिना बताए कि हाँ भाई आज का बताइए क्या है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार अहंकार युक्त है। हालांकि सरकार नहीं, जो भी व्यक्ति बड़े पद में आ जाता है वो स्वयं अभिमानी हो जाता है और छोटे व्यक्तियों से बात करना बंद कर देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए अपने लोक कल्याण के लिए। विदेश नीति, प्रशासनिक सुधार, तो इन सब में कौटिल्य के सिद्धांत लागू होते थे। कई विद्वानों ने कौटिल्य की क्या की तुलना की, बहुत अच्छी अच्छी उनके न्याय रहे न्याय के दार्शनिक एवं विविध प्रकार रहे उनके। जैसे धर्माधारित न्याय, धर्माधारित यानी धर्म के आधार पर न्याय करना, व्यवहार न्याय, व्यवहारिक न्याय करना, और राजशासन न्याय, राजा द्वारा प्रदत्त जो विधिक है निर्णय उस पर करना। साक्ष्य आधारित न्याय, आपके पास में प्रमाण है, प्रूफ है, तो उसके अनुसार आपका न्याय करना। दंड दे करके न्याय करना, है ना। समदर्शी न्याय, सभी के लिए समान न्याय। प्रतिकर न्याय, हानि की पूर्ति। दंडात्मक न्याय होना चाहिए, अपराधी को दंड देना चाहिए। सुधारात्मक न्याय, तो इस प्रकार से कई न्याय बताए गए हैं। भारतीय परंपरा के जो दृष्टात्मक जो न्याय हैं, जैसे मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय क्या है? मछली, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यानी अकराजकता का जो ना अराजकता का सिद्धांत। बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को नील जाता है, खा जाता है। मुख्यमंत्री के अधीन में कलेक्टर आ जाता है, उप मुख्यमंत्री आ जाता है, राज्यपाल के अधीन में मुख्यमंत्री आ जाता है ना। इस प्रकार से बड़े व्यक्ति छोटे व्यक्ति को अधीन कर लेते हैं, छोटे व्यक्ति से जो चाहे 2 नंबर का काम करवा देते हैं। ऐसा नहीं। उसके बाद में है काकतालीय न्याय। काकतालीय यानी कौवा बैठा और फल गिरा, उसको कहते हैं काकतालीय न्याय। संयोगवश घटना घट जाना। तीसरा है घटाकाश न्याय, यानी घड़े का आकाश और महाकाश, इसका मतलब जीव और ब्रह्म संबंध है। घड़े का आकाश, जो घड़ा है, घड़े में जो आकाश है, रिक्त स्थान है, यदि घड़े को फोड़ेंगे तो वो महाकाश में बदल जाता है। इसलिए जीव ब्रह्म का संबंध बताया गया है। रज्जु सर्प न्याय, रस्सी को सर्प समझ लेना, यानी अज्ञानजन्य भ्रांति हो जाना। उसके बाद में अंधगज न्याय। अंधगज न्याय कहते हैं अंधों के द्वारा हाथी का वर्णन। आंशिक ज्ञान, आंशिक ज्ञान यानी अंश विशेष को लेकर के ज्ञान होना। जैसे कोई अंधा है, अंधे ने किसी हाथी को क्या पैर को छू लिया तो बोले कि ये तो बड़ा खम्मा है। किसी ने उसको कान को छू लिया तो बोले कि तो बड़ा पत्ता है। पूंछ को छू लिया तो क्या बोलेगा कि तो कोई ऐसा लग रहा है कि कुछ फुब्बारा जैसा है। दांत को पकड़ लिया तो बोले कि तो कठोर डंडा जैसा लग रहा है। तो जो जिस अंश को पकड़ लेता है उसका उस प्रकार वर्णन कर लेता है। उचित ज्ञान क्या है पता नहीं है। उस प्रकार से कूप मंडूक न्याय है। कूप मंडूक न्याय यानी कुएं में मेढक, यानी संकीर्ण दृष्टि। उसके बाद में दंडबीज न्याय। दंडबीज न्याय, दंडबीज न्याय किसे कहते हैं? दग्ध बीज न्याय होता है, जो कि जला हुआ बीज अंकुरित नहीं होता है, यानी निष्क्रिय कारण। जो दग्ध बीज हो गया है, जल चुका है बीज, यदि उसको हम कितना भी पानी देंगे, कितना भी शोषित करेंगे,
लेकिन वो अंकुरित नहीं होगा, उसको कहते हैं निष्क्रिय कारण। बीजांकुर न्याय, विधानम कर दो, बीजांकुर न्याय यानी बीज से अंकुर, बीज होगा जब हम चना रखते हैं, चना रखेंगे तो उसके बाद अंकुर उत्पन्न होता है, तो वो क्या होता है, कार्य कारण का संबंध, कारण कार्य का संबंध होता है वो। शुक्ति रज न्याय यानी सीप में चांदी का भ्रम, मिथ्या तत्व का सिद्धांत है ये। यथा राज तथा प्रजा न्याय, जैसा राजा वैसी प्रजा, ये भी एक न्याय है। उष्ट्रकंठ न्याय, ऊँट की गर्दन यानी अनुचित विस्तार, जो जैसा नहीं है उसको वैसा बढ़ा चढ़ा के बोल देना। तो इस प्रकार के न्याय बताए गए हैं। बटबीज न्याय, छोटे कारण से बड़ा परिणाम। तिलतंडुल न्याय, सूक्ष्म तत्वों का संयोजन। अग्नि शिखा न्याय, ज्ञान का प्रसार करना। सिंहावलोकन न्याय यानी सिंह पीछे मुंह देखता है, सिंह पीछे मुड़ करके देखता है, यानी पुनरावलोकन द्वारा देखना। इसलिए चक्रक न्याय, घूमते चक्र जैसा चक्राकार क्रम। शश विषाण न्याय, खरगोश की सींग यानी असंभव वस्तु, बोलते हैं गगनाकाश अरविंदम है, अरविंदित्वात्, तो गगन में तो आकाश में तो अरविंद कमल का फूल खिलेगा नहीं, इसीलिए बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, शश विषाण न्याय। मरुमरीचिका न्याय यानी मृगजल भ्रम, मृगजल भ्रम जो कि मृगस्थल में, रेगिस्तान में जल की पिपासा के लिए मृग घूमता है और वो धूप के कारण चमकता है रेत, तो वहाँ भागा भागा जाता है, देखता है वहाँ पर चमकरा हुआ रेत रहता है, पानी नहीं मिलता है, फिर दूर वहाँ पहुँचता है तो आगे का रेत चमकता रहता है, वहाँ जाता है, वहाँ पर भी उसको पानी नहीं मिलता है। इस प्रकार से उसको बोलते हैं मृगजल भ्रम। गंगा प्रवाह न्याय यानी निरंतर प्रवाह। अरण्य रोदन न्याय, जंगल में रोना यानी व्यर्थ प्रयास। जंगल में रोएंगे तो कोई चुप करने आएगा, कोई भी नहीं पूछेगा कितना रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, किसके कारण रो रहे हो, कोई भी नहीं पूछेगा। इसलिए कभी भी जंगल में मत रोना। इस प्रकार से ये न्याय है। तो देखिए मेन हमारा जो विषय था उस विषय को हमने पूर्ण किया कि भारतीय ज्ञान परंपरा यानी प्राचीन जो राजनीतिक विज्ञान है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो ज्ञान है, उसको क्या अभी वर्तमान में जो सरकार हैं अथवा वर्तमान की जो राज्य शासन काल चल रहा है उसमें वो कुछ अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। अप्लाई हो भी रहा है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए प्राचीन जो कौटिल्य उनका जो दिमाग था, ऋषि मुनियों का दिमाग, उस समय ये मोबाइल नहीं हुआ करते थे, ये मोबाइल नहीं हुआ करते थे। क्या है कि अभी जो हम आपको ज्ञान प्रसारित कर रहे हैं ये भी तो मोबाइल की देन है। हम रूम में बैठ के बना रहे हैं वीडियो, आपको दिखा रहे हैं, ये आप तक पहुंच रही है, तो ये का सदुपयोग भी है। लेकिन इतना अति भारी होने से हमारा जो दिमाग है वो संकुचित रह जाता है, हमारी कल्पना शक्ति मर जाती है, केवल हम संकुचित होते जाते हैं, ये सब विस्तार नहीं होता हमारा ऋषि मुनियों की तरह। ऋषि मुनियों के पास कोई मोबाइल नहीं हुआ करते थे, इसीलिए उन्होंने विस्तार किया बहुत, और उनको किसी चीज़ की विस्तार करने की अपेक्षा भी नहीं थी, है ना, क्योंकि उनके पास शिष्य लोग आकर के पढ़ते थे, उनको कोई इच्छा भी नहीं थी कि कोई हम कैसे प्रसार करें, आते थे स्वयं, क्योंकि जैसा श्रोता था वैसा वक्ता था। अभी वक्ता भक्ता रह जाता है, श्रोता श्रोता रह जाता है, श्रोता रह जाता है, श्रोता श्रोता रह जाता है, वक्ता भक्ता रह जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो राजनीतिक विज्ञान है, जो कि एक राज्य का स्टडी कैसे करनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द स्टेट। अरस्तु क्या बोलते हैं, अरस्तु कह रहे हैं कि राजनीतिक विज्ञान राज्य का अध्ययन है। एक राज्य का अध्ययन करना है तो उसको पॉलिटिकल साइंस, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ सबसे उत्तम ग्रंथ है, इसको हमें अवश्य निधिध्यासन करना चाहिए, अवश्य इसका चिंतन करना चाहिए, जिससे कि हम बता सकें कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ थे, प्राचीन भारतीय प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्था थी, क्या सिद्धांत थे, राजा का क्या लक्षण था, राजा के क्या वो हुआ करते प्रिंसिपल सिद्धांत हुआ करते थे, अमात्य क्या, षाड्गुण्य दोष क्या है, उसके बाद में संधि क्या है, इस प्रकार से उनको बताया जाता था।
तो अभी वो कितना अप्लाई हो रहा है भारत में? वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था और प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था में क्या अंतर है? उस समय राजा ही देखता था, अभी राजा होते हुए भी नहीं देखता है। तो सबसे पहले इस राजनीतिक विज्ञान में जो विचार आया, जो कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में तो सभी भूमि, अन्न, सभी पर विचार किया, धातुओं पर विचार किया, है ना। लेकिन अभी जो मैं एक निस्सार के रूप में निकालूंगा, तो भारत सरकार को या अन्य सभी लोगों को किसानों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसान खेती करके ही अपना पेट उधर पालन करता है। यदि उसको उचित जितना उसको लागत लगी उतना ही उसमें कमा नहीं पाएगा किसान, तो वो तो कुछ इधर उधर की दवाइयाँ लगा करके जो 10 दिन में सब्जी पकनी चाहिए थी उसको 5 दिन में ही पका देता है। अभी देखते हैं एक कुकर रहता है, कुकर पहले कढ़ाई में सब्जी बनाते थे, उससे पहले मिट्टी का मृन्मय पात्र हुआ करता था, उसमें बनाते थे, फिर लोहे की कढ़ाई आई। लेकिन अब जल्दी करने के लिए कुकर आ गया है, सीटी बंद कर दी और छिस 2 बार किए और पक गया। लेकिन उस पकने का कोई औचित्य नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है। धीरी आंच पर, धीरी मंद अग्नि पर जो भोजन पकता है वो होता है। गैस पर हम भोजन बनाते हैं, गैस के यहाँ से किस क्या क्या गैसों का वो मिश्रण करके कैसे गैस बना रहे हैं और उसको दबाव दे करके सिलेंडर में रख रहे हैं। वो सिलेंडर की गैस रोटी पर जा रही है, रोटी पर तो वो पका रही है, उसको फिर हम खा रहे हैं। तो ये पता नहीं कि वो जो गैस का अंश है वो रोटी में किस रूप में मिला है, उसको हम खा रहे हैं, तो कैंसर के रोगी बनते हैं। पहले लोग कोयला पर सेकते थे, लकड़ियों पर सेकते थे। लकड़ी का संबंध किससे है? भूमि से है। भूमि का संबंध लकड़ी से है, और लकड़ी हम अनाज भी वहीं से खा रहे हैं, हम रोटी भी सेक रहे हैं, तो भूमि से निकली हुई लकड़ी से ही कर रहे हैं, सूखी लकड़ी से ही कर रहे हैं। तो वहाँ पर कोई कैंसर वैंसर नहीं होती थी। इसलिए माता भूमि पुत्रों पृथिव्या की भावना को रखते हुए आज भी पंच महाभूतों की रक्षा करनी चाहिए। क्षितिज जल पावक गगन शरीरा पंचतत्व अधम शरीरा। जो इस ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं वही हमारे शरीर में 5 तत्व हैं। और जिस दिन हमारे इस तत्व की पंच भौतिक जो एक तत्व है ये जब विलीन होगा, तो हमारे अंदर जो जो तत्व है वो तत्व पंच महाभूत तत्वों में विलीन हो जाएगा। अग्नि अग्नि में चली जाएगी, जल जल में चला जाएगा, आकाश आकाश में चला जाएगा, वायु वायु में चला जाएगा, पानी पानी में चला जाएगा। इस प्रकार से भगवान की कितनी बड़ी माया है कि हमारे अंदर भी जिस प्रकार पृथ्वी में 78% जल है, हमारे इस बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर भी इतना ही जल है। लेकिन किसी कहीं से विस्फोट हुआ, बाढ़ आई नहीं आई, चर्म फटी, पानी निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ये भगवान की तो कृति है। लेकिन हम उसी कृति महाकृति के साथ में, धरती के साथ में खेड़बाड़ करते हैं, खेल करते हैं, तब बाढ़ भी आ जाती है, ज्वालामुखी भी फट जाते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के साथ हम स्वयं नहीं करेंगे, कान को ऐसे कर देंगे लेकिन ऐसे खींचेंगे जैसे दर्द होगा रुक जाएंगे। कभी हमने कुदाली चलाई, धरती का दुख हमने सहन नहीं किया, धरती में कितना दर्द हो रहा है वो हमने नहीं वो किया, सहन किया। हम अपने लाभ के लिए, अपने प्रयोजन सिद्धि करने के लिए गड्ढा कर रहे हैं, पानी नहीं निकल रहा है फिर भी कर रहे हैं, है ना। एक पेड़ को उखाड़ रहे हैं, उखाड़ के बेच रहे हैं। इस प्रकार से अपनी प्रयोजन सिद्धि के लिए अपनी धरती माता को कष्ट दे रहे हैं। तो ये भी धरती में जिस प्रकार जल है उसी प्रकार हमारी बॉडी में भी है। लेकिन धरती का जल क्यों निकल जाता है, क्यों लहरें आ जाती हैं, क्यों बाढ़ आ जाती है? क्योंकि हम मनुष्य ही उसकी कृति के साथ में, धरती के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे शरीर के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो यहाँ से खून निकल जाएगा, पानी फिर भी नहीं निकलेगा। फिर भी पानी जो तत्व है वो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा विद्यमान है। तो ये अंतिम सूचना यही रहेगी आप सभी के लिए कि ये तो केवल एक सारभूत था, बहुत विस्तार है ना। तो आगामी कुछ दिनों के बाद में इसी YouTube चैनल पर, संस्कृत जगत YouTube चैनल पर आप सभी के सहयोग के माध्यम से, क्योंकि बहुत लोगों ने बताया था कि इस प्रकार से कौटिल्य अर्थशास्त्र को पढ़ाएंगे, तो हमारे अनुरोध को मान करके सत्यजित भ्राता जी हमारे ज्येष्ठ हैं, हमारे अग्रगण्य हैं, वो अवश्य संपूर्णता से समय लेकर के विस्तार पूर्वक हमारे YouTube चैनल स्थान पर अवश्य आप लोगों को सहयोग करेंगे। और ऐसा बोल करके मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। ओम नमो वेंकटेशाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति ओम्।